नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हमने चर्चा की थी, उसके बाद जो दूसरा शस्त्र था, इसलिए मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। उसमें जो गोबर और झुनिया हैं जो लखनऊ में चले जाते हैं, उसके बाद झुनिया की जो दुर्दशा है बहुत ही बेकार हो जाती है। गोबर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए मैंने उस भाग को नहीं कराया। आज भाग 28 पर चर्चा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 28 की चर्चा मिस्टर खन्ना के मजदूरों से होती है। मजदूरों की यह हड़ताल, क्योंकि मजदूर हड़ताल कर चुके थे, क्योंकि बहुत सारी मिल में जो है उसी मिल में गोबर काम करता था और मिल में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुई थी। गोबर बहुत मारा पीटा गया था, बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का आदमी समझते थे। कौन? मिस्टर खन्ना। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता भी रहे थे, जो 2 बार जेल भी गए। कई हजार का नुकसान भी उठाया। अब भी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह शक्कर मिल के हिस्सेदार के हित का विचार ना करें। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता। लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा ना करना, यह तो अधर्म था, यह तो व्यापार। कोई सदाव्रत नहीं कि सब मजदूरों को बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को यह विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़े भी ना मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही समझेंगे। फिर अपना वेतन वह कैसे कम कर सकते थे और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था, केवल 1000 रुपया महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजूर केवल हाथ से काम करते थे, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से और प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए। उन्हें तो एक जगह पैन भी न मिली तो संतुष्ट रहना चाहिए, और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं, उसका कोई कसूर नहीं है। वे तो मूर्ख हैं बछिया के ताऊ। शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्जा खुर्शीद की थी। किसकी थी? मिर्जा खुर्शीद और ओंकारनाथ। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली बना के नचा रहे थे, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। यहाँ नहीं सोचते कि उसकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकारनाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे, तो क्या वो केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात है। यह त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे, हजारों मजूर उनके नौकर थे। क्या वह अपने गुजारे भर के लिए ले लेते थे, बाकी मजदूरों में बांट देते थे? ऐसा तो नहीं था। वह उसी गुजारे की रकम यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, यानी मौज करते थे। बड़े बड़े अफसरों के साथ दावत उड़ाते थे, हजारों रुपए महीनों की शराब पीते जाते थे। हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड, देखो इसमें फ्रांस और स्विट्जरलैंड का भी जिक्र आया है, सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। उसके बाद इन दोनों नेताओं ने तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नियत की कोई सफाई में पूरा संदेह था, न राय साहब की ही उन्हें परवाह थी।
जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक कदम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह डॉक्टर मेहता थे। कौन थे? डॉक्टर मेहता। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की है, खन्ना की नज़रों में उसकी इज्जत कम हो गई है। मालती बरसों खन्ना की हृदय स्वरी रह चुकी हैं, पर उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह की नहीं, वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय है। उसके खो जाने या टूट जाने पर या छिन जाने पर वह खूब रोते और रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास ना हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक ना पहुंच सकी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती, वह स्वीकार ना करते, कोई बहाना करके टाल देते। उसके बाद खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वह त्याग और जन सेवा उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास के प्रभुता के थे। कौन उनका असली रुख था, यह पता ही नहीं था किसी को। यह कहना कठिन है कि कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा हृदय साहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर इस उत्तम और मध्यम के बराबर संघर्ष होता रहता है, और मध्यम ही तो अपने उद्दंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। उसे मंदिम मालती की ओर झुकता, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मंदिम के साथ एक हो गया। उनकी समझ में न आता कि मेहता जैसे आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गए। वह बहुत प्रयास करने पर मेहता को वासनाओं का शिकार न कर सकती थी। कभी कभी उन्हें संदेह होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वो देख ना सके। यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली के जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीज़ें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी कि अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजूरों को क्यों दिया जाए। क्या आपका विचार है कि मजूरों को इतनी मजूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? उसके बाद मजूर जो हैं अपने आपके बिलों में रहते हैं, यानी आपके घरों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। इस तरह की जगह पे मजूर जो हैं वो रहते हैं, फिर भी आपने उन्हें 1/4 कम करके उन्हें मजूरी दिया करते थे। तो आपको कै हो जाए, कपड़े जो पहनते हो उनसे आप अपने जूते भी ना पोंछोगे, खाना जो वो खाते हैं वह आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उसके जीवन में भाग लिया है, आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं हैं। कितनों ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल को भेंट कर दिया और इसके नफे के सिवा उसके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया कि जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह दरिद्र नहीं होता कि उसके नफ़े ही जीवन का आधार समझो। हो सकता है कि नफ़ा कम मिलने पर उसे अपना नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और
फलों का बिल कम हो जाए। लेकिन वह नंगा और भूखा ना रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक है कि उन लोगों से ज़्यादा जो केवल रुपया लगाते हैं। ये बात कौन कहता है? मेहता कहते हैं। यही बात पंडित ओंकारनाथ ने कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों के पक्ष लिया। पर खन्ना जी उन लोगों की परवाह न की, लेकिन मेहता के मुंह से बड़ी बात सुनकर प्रभावित हो गए। ओंकारनाथ को यह स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र और अध्ययन और सद्भाव की शक्ति भी थी। उसके बाद सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से इस विषय में राय ली? खन्ना ने सपचाते हुए कहा, हाँ पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा है कि आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंचती हैं। खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप यहाँ विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी को आज दावत की थी, सभी चीजें अपने हाथ से पकाई। आपको भी न्योता देती हूँ कि गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। उसके बाद खन्ना को कौतूहल हुआ, अब मालती अपने हाथों से खाना पकाती हैं। मालती वही मालती हैं जो खुद कभी अपने जूते ना पहनती थीं, जो खुद कभी बिजली का बटन भी नहीं दबाती थीं। विलास और विनोद ही जिसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर आऊँगा। मैं तो कभी सोच ना सकता कि आप पाक कला में भी निपुण हैं, यानी खाना बनाने में भी निपुण हैं। मालती ने निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल देती, पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंख झपकाते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु ना थी। उसके बाद आपस में यही चीजें चलती हैं। उसके बाद मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इन दिनों कोई मालती से मिलता तो उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती थी। कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे, सुरुचि का ध्यान भी उसे ना रहता और बेचारे मेहता दिल में कटकर रह जाते। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता जैसे कोई फक्ती कसी गई हो। और मालती उन औरतों में ना थी जो भीतर रह सके, वह बाहर ही रह सकती थी। पहले भी और अब भी व्यवहार भी विचार भी मन में कुछ रखना वह ना जानती थी। जैसे एक साड़ी पाकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो उसे प्रकट किए बिना चैन नहीं लेती थी। उसके बाद मालती ने समीप आकर मेहता की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि मानो ऐसा लगा उसे मानो उसकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो। नहीं, अब कुछ नहीं कहूँगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, यहाँ वहाँ से मुझ पर अपने प्रेम का जाल। शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है। बाहर डायरेक्टरों को एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी। इसी परिस्थिति को उन्हें समझाना होगा और इसी समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास यह धुआं कहाँ से उठा? देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशक होकर उधर देखा, कहीं आग तो नहीं लग गई। आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़ते नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, आज इस शक्कर मिल में आग लग गई है। उसके बाद खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर।
मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहन कर आई। अफसोस, शिकायत करने का अवसर न था। किसी के मुंह से यह बात ना निकली कि खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी ही थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे, मिल की तरफ भागे। चौरास्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला आ रहा है। आग में आदमियों की खींचने का जादू है। कार आगे ना बढ़ सकी। उसके बाद खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी, क्या जानता था यह आफत आने वाली है। कार वहीं राम आसरे छोड़ दी गई। तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने पहुंचे। देखा तो अग्नि एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती, जैसे आकाश को निगल जाएंगी। उस अग्नि समुद्र में नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिक में नहाकर नीचे उतर आई है। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा हो। लाखों आदमियों की भीड़ थी, पुलिस भी थी और फायर ब्रिगेडर भी थे, सेवा समितियों में सेवक भी, पर सबके सब आग की भीषणता से मानो स्थिर हो गए। फायर ब्रिगेडर की छींटें उस अग्नि सफर में जाकर जैसे बुझ जाते हैं। ईंट जल रही, लोहे के गार्डर जल रहे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ फैल रहे थे। और तो और जमीन से ज्वाला भी निकल रही थी। दूर से ही तो मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में कोई मदद क्यों नहीं करता है। मगर अब इन्हें ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा कुछ करना अपने बस से बाहर है। मील की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान से जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटक चटक कर टूट कर उछल रहे थे। कभी हवा का रुख इधर हो रहा था तो कभी उधर, तो भगदड़ पड़ जाती। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे थे। कुछ समझ ना आता क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्द कैसे फैल गई? क्यों पहले किसी ने नहीं देखा? यह देखकर भी बुझाने का प्रयास ना किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे। मगर वह पूछे किससे? मेल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। उसके बाद सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आग की लपटें नीची होकर इधर लपकी, जैसे समुद्र में ज्वार आ गया। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते, जैसे कोई शेर ने झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गईं, सचेष्टा भी, जैसे कोई शेष नाग अपने सशस्त्र मुख से आग फुंकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेल में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, लेकिन जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी होते हाथी की दीवार पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने जवाब दिया। उसी तरफ ताकते रहे। उसकी आंखों में वह शून्यता जो विचलता का लक्षण है। मेहता ने उसका हाथ पकड़कर फिर से पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है कि आपको चोट आ गई, आइए लौट चलें। खन्ना ने उनकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी यह हरकत है मैं उन्हें खूब जानता हूँ। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया है और मैं फिर बना सकता हूँ। मगर जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा।
मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा, उनकी चेष्टा देखी और घबराकर बोले, चलिए आपको घर पहुंचा दूं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। उसके बाद खन्ना ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं मिल जल गई। ऐसी मिलें मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नाफा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर यह मिल खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं एक घाटा नहीं, आधा घाटा पहले 10 लाख का आदमी था। 10 मगर इस वक्त फके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ, क्योंकि 2 लाख का जो है बैंक से उधार लिया था, यानी जो लोन लिया था 2 लाख का खन्ना ने मिल खोलने के लिए। जिस मकान में रहता हूँ अब वह मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ अब वह मेरा नहीं है। बैंक से निकाल दिया जाऊंगा। जिस खन्ना को देखकर वह लोग जलते थे वह खन्ना पर धूल मिल गया। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। उसके बाद मेरे शस्त्र मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की, कितनी रिश्वतें दी, कितने रिश्वतें ली, किसानों की उख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसी नकली वाट रखे। क्या कीजिएगा यह सब सुनकर, लेकिन खन्ना अपनी यह दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे। कुछ होना हो तो दुनिया जितना चाहे हंसे, दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां दें चाहे दें। खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता ना रहेगा। यह बेहया नहीं, बैगरत नहीं है। उसके बाद मेहता ने उन्हें छाती से, क्योंकि वो बहुत ही दुखी थे, खन्ना जी जरा धीरज से काम लीजिए, आप समझदार हो, दिल छोटा ना करते। दौलत से आदमी को सम्मान मिलता है, वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब भी कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलिए, आराम कीजिए। उसके बाद खन्ना ने जवाब दिया। तीनों आदमी चौराहे पर आकर कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे, घर जाने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझे जो अपराध हुए हैं उसे क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है। मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नज़रों से ना गिराओगी। शायद 10-5 दिन में यह कोठी भी छोड़नी पड़ जाए। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आप मेरी नज़रों में आपकी इज्जत जो थी वह कम ना होगी। उसके बाद तब तक गोविंदी आ जाती हैं। क्या आप वही लोग हैं महाराज जो बड़ी बुरी खबर लाया है? खन्ना ने मन में ऐसा प्रबल न रुकने तूफानी आवेग उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े, उसे आंसुओं से धो दें। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उसका निर्जीव और निराश आहत आत्मा स्वातना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई स्वातना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र छीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी नजरों से आंखों से ताक रहा हो, वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन भर भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना की, आज उसी के आंचल में। उसके बाद गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बैठा दिया। उसने कोमल स्वर में बोली,
तो तुम इतना छोटा दिल क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पापों की जड़ है, उस धन में हमें क्या सुख है? सवेरे से आधी रात तक एक ना एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते हैं, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत ना मिलती। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आजकल धन की पूजा करती है और पूछती है, हमेशा करती चली आई है। उससे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सब सामने पूंछ हिलाएंगे। कल उतनी ही भक्ति से दूसरे के द्वार पर सिजदे करेंगे, तुम्हारी तरफ ताकेंगे भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वहां देखते हैं तुम हो क्या। अगर तुम्हें सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझेंगे और मुंह फेर लेंगे। उसके बाद मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत। आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का तात्विक अनुभव करने के बाद कहा है, जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करते कहा, धनी कौन होता है जिसका कोई विचार नहीं करता? वही जो आपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना रखा है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। साधना, इतनी साधना ईश्वर को भी मिल जाए तो हमारी आत्मिक, बौद्धिक और सांसारिक शक्तियों का सामंजस्य का नाम। गोविंदी ने विपक्ष ना गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्य भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा, वह उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, दूसरों को लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ सा आत्म सेवा, भोग विलास, दैव ने तुम्हें उस साधना से वंचित करके तुम्हारे ज्यादा ऊंचे पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्ध प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते हो, क्यों ही इसे विपत्ति समझते हो? क्योंकि नहीं समझते। तुम अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपने आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव है, जो उल्लास है, वह इतनी जल्द भूल गए। गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज सी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मोक्ष साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसी दैवी से प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी कि गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, इनका हृदय कितना विशाल है, कितना उज्जवल है। आज का शस्त्र यहीं तक था। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं। अब ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा सा रह गया है और हमारा गोदान जो है कुछ पार्टों में था, तो कुछ ही पार्ट और इसके बाकी रह गए हैं। उसके बाद हम समाप्त करते हैं, फिर हम चर्चा अन्य पे करेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं।